सोचिए एक मीटिंग रूम है, मतलब किसी बहुत बड़ी कंपनी का बोर्ड रूम, जहां लाखों करोड़ों के दांव लगे हैं। हाँ, और भारी नुकसान हो रहा है। बिल्कुल। दीवारों पर बड़े बड़े ग्राफ्स प्रोजेक्ट किए जा रहे हैं, मेज पर लंबी चौड़ी डेटा रिपोर्ट्स रखी हैं और हर कोई परेशान है। लेकिन हल किसी के पास नहीं है। सही कहा, हल किसी के पास नहीं है। और फिर कमरे के एक कोने में बैठा एक ऐसा इंसान जो हफ्तों से चुप था, अचानक सिर्फ एक वाक्य बोलता है। और पल भर में कंपनी की किस्मत और उस इंसान की खुद की जिंदगी दोनों बदल जाती हैं। ऐसा क्या था उस एक शब्द में? मतलब क्या शब्दों में वाकई इतनी ताकत होती है? बुक बातें में होने वाली आज की इस गहराई भरी चर्चा में सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और आज का हमारा मिशन कोई आम चर्चा नहीं है, है ना? एकदम नहीं। आज हम वर्ड्स दैट वर्क के कॉन्सेप्ट से प्रेरित एक बेहद दिलचस्प कहानी का विश्लेषण करने जा रहे हैं, जिसका नाम है एक शब्द की ताकत। और लक्ष्य बहुत स्पष्ट है। हमें ये समझना है कि कैसे हमारे द्वारा चुने गए शब्द सिर्फ रोजमर्रा के संवाद को ही नहीं, बल्कि पूरी स्थिति और जिंदगी को बदल सकते हैं। बिल्कुल। और इस कहानी का जो मूल आधार है, मुझे लगता है वो किसी भी इंसान को झकझोर सकता है। हाँ, क्योंकि हर कोई कभी न कभी उस स्थिति से गुजरता है जहाँ उसे लगता है कि उसकी बात का कोई मोल नहीं है। हम अक्सर ये मान बैठते हैं कि अगर हम कड़ी मेहनत कर रहे हैं या हमारे पास अच्छे विचार हैं, तो दुनिया खुद ब खुद सुन लेगी। यही तो सबसे बड़ा भ्रम है। मतलब हम एक बाइनरी सिस्टम में जीते हैं, इनपुट डाला आउटपुट मिलेगा। लेकिन असल जिंदगी का गणित इतना सीधा नहीं होता। बिल्कुल नहीं होता। जब हम अपनी स्रोत सामग्री को देखते हैं तो कहानी की शुरुआती इस भ्रम को तोड़ती है। हमें राहुल नाम के एक कर्मचारी से मिलवाया जाता है। हाँ, राहुल कोई कामचोर इंसान नहीं है। वो एक छोटी कंपनी में काम करता है और बेहद मेहनती है। एकदम। वो मीटिंग्स में पूरे उत्साह के साथ जाता है, अपने शानदार आइडियाज टेबल पर रखता है, लेकिन कोई भी उसकी बात को गंभीरता से नहीं लेता। लोग बस उसकी बात पर सिर हिलाते हैं, एक औपचारिकता निभाते हैं और अगले एजेंडे पर बढ़ जाते हैं। और इसका नतीजा क्या होता है? राहुल हताश हो जाता है। वो धीरे धीरे अपनी आवाज ही समेट लेता है और बोलना बंद कर देता है। राहुल की ये चुप्पी एक बहुत बड़े संगठनात्मक फेलियर यानी सिस्टम की नाकामी को दर्शाती है। ये सिर्फ एक इंसान की उदासी की कहानी नहीं है, बल्कि उस अदृश्य दीवार की कहानी है जो कहने और सुने जाने के बीच खड़ी होती है। कहने और सुने जाने के बीच। हाँ, जब राहुल कोई विचार रखता है तो वो केवल जानकारी दे रहा होता है, लेकिन जानकारी देना और सामने वाले के दिमाग में उस जानकारी को सही जगह पर बैठाना, ये दो बिल्कुल अलग अलग कलाएं हैं। इसे देखकर तो दिमाग में सीधा एक ही उदाहरण आता है। ये पूरी स्थिति बिल्कुल उस शानदार रेडियो स्टेशन की तरह है जिसके पास बेहतरीन गाने हैं, कमाल का कंटेंट है, लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी सही सेट नहीं है। क्या बात है, बिल्कुल सटीक उदाहरण है ना जी। अब फ्रीक्वेंसी सेट नहीं है तो सुनने वालों के लिए वो सुरीला गाना भी सिर्फ खरखर की आवाज, एक चुभने वाला शोर या स्टैटिक ही बनकर रह जाता है। कंटेंट चाहे जितना भी प्रीमियम हो, अगर ट्यूनिंग रिसीवर के हिसाब से नहीं है तो सब बेकार है। और मजे की बात यह है कि जब रेडियो में शोर आता है तो कोई भी श्रोता ये सोचकर इंतजार नहीं करता कि शायद आगे गाना अच्छा होगा, मैं ये शोर बर्दाश्त कर लेता हूँ। इंसान तुरंत चैनल बदल देता है। हाँ, कोई इंतजार नहीं करता। कॉर्पोरेट मीटिंग्स में भी बिल्कुल यही होता है। जैसे ही किसी की बात सुनने वालों की मानसिक फ्रीक्वेंसी से मैच नहीं करती, लोग दिमागी तौर पर चैनल बदल देते हैं। वो बस सिर हिलाते हैं, क्योंकि शारीरिक रूप से वो वहीं मौजूद हैं, लेकिन मानसिक रूप से कहीं और जा चुके होते हैं। यहाँ मैं एक बहुत ही बुनियादी सवाल उठाना चाहता हूँ। क्या इस पूरी स्थिति में हमेशा गलती बोलने वाले की ही होती है? मतलब क्या सुनने वालों की कोई जिम्मेदारी नहीं है? कॉर्पोरेट दुनिया में क्या हमेशा अपनी बात रखने के तरीके में ही कमी निकाली जानी चाहिए, या फिर वो माहौल ही ऐसा बन चुका है जहां लोग दूसरों की बात पर ध्यान नहीं देना चाहते? ये एक बहुत ही जायज सवाल है। देखिए, दोष पूरी तरह से किसी एक का नहीं होता। इंसान का दिमाग प्राकृतिक रूप से बहुत आलसी होता है। आलसी? अच्छा। हाँ, मनोविज्ञान में इसे कॉग्निटिव माइजर कहा जाता है, यानी हमारा दिमाग ऊर्जा बचाने के लिए हमेशा शॉर्टकट ढूंढता है। कॉग्निटिव माइजर। बिल्कुल। जब कोई दूसरा इंसान अपनी बात को जटिल तरीके से या ऐसे शब्दों में रखता है जिससे तुरंत कोई फायदा या नुकसान समझ ना आए, तो सुनने वाले का दिमाग उस बात को प्रोसेस करने में ऊर्जा खर्च करने से मना कर देता है। ओह, मतलब सुनने वाले जानबूझकर बुरे नहीं होते? एकदम। उनका दिमाग बस गैर जरूरी जानकारी को फिल्टर कर रहा होता है। इसलिए जिम्मेदारी अंततः उसी पर आ जाती है
जिसे अपना विचार बेचना है उसे उस फिल्टर को भेदने वाले शब्द ढूंढने ही होंगे। और यहीं से कहानी उस दिशा में मुड़ती है जहां ये सब महज एक थ्योरी नहीं रहता, बल्कि एक जमीनी संकट बन जाता है। राहुल की इस व्यक्तिगत हताशा के बीच कंपनी पर एक बहुत बड़ा संकट आ जाता है। हाँ, और यही कहानी में एक नए मैनेजर विक्रम की एंट्री होती है। विक्रम वो टिपिकल बॉस नहीं है जो सिर्फ एक्सेल शीट देखता हो, वो लोगों को पढ़ता है। वो राहुल के पास जाता है और सीधे पूछता है, तुम इतनी चुप क्यों रहते हो? और तब राहुल हंसकर वो बात कहता है जो शायद हजारों कर्मचारियों का दर्द है। सर, मेरी बातों की वैल्यू नहीं है। मेरी बातों की वैल्यू नहीं है, ये वाक्य हार मान लेने का प्रतीक है। उसने ये नहीं कहा कि मेरे आइडिया खराब हैं। हाँ, उसने सिस्टम से, उस रेडियो के रिसीवर से ही उम्मीद छोड़ दी थी। लेकिन विक्रम का किरदार यहाँ एक उत्प्रेरक यानी कैटलिस्ट का काम करता है। वो समझ जाता है कि ट्रांसमीटर खराब नहीं है, बस उसकी ट्यूनिंग बिगड़ी हुई है। और विक्रम की समझ का असली इम्तिहान अगले ही दिन होता है। हमारी स्रोत सामग्री के अनुसार कंपनी की सेल्स लगातार गिर रही है और उसे बचाने के लिए एक आपातकालीन मीटिंग बुलाई जाती है। बिल्कुल, और उस कमरे का नजारा देखिए। सब लोग बड़े बड़े जटिल प्रेजेंटेशंस दिखा रहे हैं। ग्राफ्स लाल रंग में नीचे की तरफ जा रहे हैं, लंबी चौड़ी डेटा रिपोर्ट्स हवा में उछाली जा रही हैं, लेकिन किसी के पास भी इस गिरती सेल्स का कोई ठोस समाधान नहीं है। तभी विक्रम उस पूरे डेटा और शोर के बीच से राहुल की तरफ देखता है और कहता है, तुम बताओ। लेकिन रुकिए, यहां मैं एक कड़ा विरोध दर्ज करना चाहता हूं। जब कोई कंपनी डूब रही हो, जब सेल्स गिर रही हो, तो डेटा और ग्राफ्स देखना ही तो सबसे लॉजिकल और सही कदम है ना। देखने में तो ऐसा ही लगता है। बिना डेटा के हम समस्या की जड़ तक कैसे पहुंचेंगे? विक्रम का अचानक वो सारा डेटा, वो सारे चार्ट्स दरकिनार करके एक चुप बैठे डिमोटिवेटेड कर्मचारी से राय मांगना, क्या ये लीडरशिप थी या कंपनी के भविष्य के साथ एक बहुत बड़ा रिस्क? क्या लोग संकट में डेटा के पीछे महज छिपने के लिए जाते हैं? बहुत ही शानदार ऑब्जर्वेशन है। देखिए, डेटा कभी बुरा नहीं होता, लेकिन संकट के समय कॉर्पोरेट दुनिया में डेटा का इस्तेमाल अक्सर एक हथियार की तरह नहीं, बल्कि एक कवर फायर या ढाल की तरह किया जाता है। ढाल की तरह? मतलब लोग खुद को बचा रहे होते हैं? बिल्कुल। जब सेल्स गिरती है तो कोई भी जिम्मेदारी अपने सिर नहीं लेना चाहता। लोग डेटा इसलिए नहीं लाते कि उन्हें समाधान ढूंढना है। वे डेटा इसलिए लाते हैं ताकि वे साबित कर सकें कि गिरावट इस खास मार्केट ट्रेंड की वजह से है, मेरी रणनीति की वजह से नहीं। बाप रे, ये तो बहुत गहरी बात है। डेटा सिर्फ ये बता सकता है कि क्या हो रहा है। वो एक रियर व्यू मिरर है जो पीछे का सच दिखाता है। लेकिन विक्रम को आगे का रास्ता चाहिए था। उसे ये जानना था कि क्यों हो रहा है। एकदम। और ये क्यों किसी स्प्रेडशीट में नहीं मिलता। ये उस इंसान के पास मिलता है जो जमीन से जुड़ा हो, जो ग्राहकों की नब्ज समझता हो। विक्रम ने रिस्क नहीं लिया, उसने बस शोर से ध्यान हटाकर असली सिग्नल को पकड़ा। ये बात सोचने पर मजबूर कर देती है। मतलब जो लोग उस कमरे में चिल्ला चिल्ला कर ग्राफ समझा रहे थे, वे असल में सिर्फ अपनी नौकरी बचा रहे थे, और जो इंसान चुप बैठा था, समाधान उसके पास था। हाँ, और जब विक्रम राहुल से बोलने के लिए कहता है तो शुरुआत में तो राहुल घबराता है। लेकिन फिर वो एक ऐसी बात कहता है जो उस कमरे की पूरी दिशा ही बदल देती है। राहुल कहता है, लोग हमारा प्रोडक्ट नहीं खरीद रहे हैं क्योंकि हम प्रोडक्ट बेच रहे हैं, सोल्यूशन नहीं। प्रोडक्ट नहीं, सोल्यूशन, यानी समाधान बेचना। ये व्यापार की दुनिया का सबसे बुनियादी लेकिन सबसे ज्यादा भुला दिया जाने वाला सच है। ये एक वाक्य उस पूरी गिरती हुई सेल्स का असली डायग्नोसिस था। विक्रम इस बात की गहराई तुरंत भांप लेता है और राहुल से इसे थोड़ा और खुलने को कहता है। तब राहुल बहुत ही सधे हुए शब्दों में अपनी बात समझाता है। हाँ, वो क्या कहता है? राहुल कहता है, हम ग्राहकों को बताते हैं कि हमारा सॉफ्टवेयर फास्ट है, लेकिन कस्टमर ये सुनना चाहता है कि इससे आपका काम आधे समय में हो जाएगा। हम फीचर्स बताते हैं, लेकिन कस्टमर अपनी जिंदगी आसान करना चाहते हैं। बहुत ही सटीक बात कही उसने। इस बात ने तो मुझे भी पूरी तरह से स्तब्ध कर दिया, क्योंकि ये सिर्फ किसी सॉफ्टवेयर कंपनी की बात नहीं है। हम सभी रोजमर्रा की जिंदगी में यही कर रहे हैं। हम दूसरों को यही बताने में लगे रहते हैं कि हम क्या दे रहे हैं, बजाय ये समझने के कि सामने वाले को क्या चाहिए। एकदम सटीक। और अगर हम इसके पीछे के मनोवैज्ञानिक पहलू को, इसके पीछे के विज्ञान को समझे, तो ये पूरी तरह से कॉग्निटिव लोड यानी दिमाग पर पड़ने वाले बोझ का खेल है। कॉग्निटिव लोड? इसे थोड़ा आसान शब्द में समझाएंगी? बिल्कुल। जब कोई कंपनी कहती है हमारा सॉफ्टवेयर फास्ट है, इसमें नया प्रोसेसर है,
तो ये एक फीचर है। अब ग्राहक के दिमाग को एक कसरत करनी पड़ती है। अच्छा। उसे सोचना पड़ता है, अच्छा प्रोसेसर नया है तो ये तेज चलेगा तो मेरा जो काम 4 घंटे में होता था वो 2 घंटे में हो जाएगा, 2 घंटे बचेंगे तो मैं जल्दी घर जा सकूंगा। बाप रे, इतनी सारी मानसिक कसरत। यही तो बात है, ग्राहक का दिमाग थका हुआ है, वो ये मानसिक कसरत नहीं करना चाहता। जब उसे फीचर बताया जाता है तो उस पर यह समझने का बोझ डाला जा रहा है कि उसे प्रोडक्ट क्यों खरीदना चाहिए। समझ रहा हूँ। लेकिन जब राहुल कहता है कि इससे आपका काम आधे समय में हो जाएगा, तो वो क्या कर रहा है? वो ग्राहक के दिमाग की वो सारी कसरत, वो सारा कॉग्निटिव लोड खुद उठा ले रहा है। वो सीधे अंतिम नतीजे पर चोट कर रहा है। बिल्कुल। इंसान की बुनियादी जरूरत कोई तकनीक या सॉफ्टवेयर नहीं है। उसकी बुनियादी जरूरत है अपनी जिंदगी की परेशानियां कम करना, समय बचाना और सुकून पाना। जब सॉल्यूशन या समाधान बेचा जाता है तो वो सुकून बेचा जा रहा होता है। ये तो मानव मनोविज्ञान का एक मास्टर क्लास है। मतलब अगर किसी को कार बेची जा रही है और कहा जाए कि इसमें 8 एयरबैग्स और एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम है, तो शायद कोई उतना प्रभावित ना हो। सही बात है। लेकिन अगर ये कहा जाए कि हाईवे पर सफर करते वक्त आपका परिवार इस गाड़ी में सबसे ज्यादा सुरक्षित रहेगा, तो बात सीधे दिल पर लगती है। हम तकनीकी खूबियों से इंसान की भावनाओं को छूने की कोशिश कर रहे होते हैं। और यही वो शिफ्ट है जो शब्दों से आता है। शब्द सिर्फ वाक्यों को सुंदर नहीं बनाते, वे सामने वाले के दिमाग का काम आसान करते हैं। काम आसान करते हैं। जब फीचर्स बताए जाते हैं तो खुद को केंद्र में रखा जाता है, हमारा सॉफ्टवेयर, हमारी स्पीड। लेकिन जब सॉल्यूशन बताया जाता है तो सामने वाले को केंद्र में रख दिया जाता है, आपका समय, आपकी सहूलियत। और हर इंसान दुनिया का केंद्र खुद को मानता है। एकदम। जब उसे लगता है कि कोई चीज पूरी तरह से उसी की सहूलियत के लिए बनी है तो वो उसे तुरंत अपना लेता है। राहुल ने मीटिंग रूम में यही तो समझाया था। और इसका असर भी कितना जादुई रहा। स्रोत सामग्री बताती है कि राहुल की इस बात के बाद उस मीटिंग रूम का पूरा माहौल ही बदल गया। पहली बार किसी ने राहुल की बात पर सिर्फ औपचारिकता के लिए सिर नहीं हिलाया। हाँ, हर इंसान, वो सारे बड़े बड़े मैनेजर जो कुछ देर पहले तक अपने डेटा में उलझे थे, अब राहुल को पूरी तन्मयता से सुन रहे थे। उन्होंने राहुल के उसी दृष्टिकोण को अपनाकर एक नया सेल्स कैंपेन बनाया। और परिणाम? कुछ ही महीनों में वो कैंपेन कंपनी के इतिहास का सबसे सफल कैंपेन बन गया। सेल्स का बढ़ना तो एक व्यावसायिक सफलता है, लेकिन यहाँ असली सफलता राहुल का बदलाव है। बिल्कुल। जिस इंसान की बातों की कोई वैल्यू नहीं थी, जो मीटिंग्स में चुपचाप एक कोने में बैठा रहता था, अब लोग उसका इंतजार करने लगे थे। कोई भी नया फैसला लेने से पहले लोग जानना चाहते थे कि इस पर राहुल का क्या सोचना है। ये एक बहुत बड़ी जीत है। और कहानी हमें यहाँ एक बहुत ही गहरा संदेश देती है। लोग हमेशा वही याद रखते हैं जो उन्हें महसूस होता है। ये बात अपने आप में इतनी ताकतवर है कि इसे बार बार दोहराने का मन करता है। सही बात है। हम आमतौर पर सोचते हैं कि व्यापार की दुनिया, ये कॉर्पोरेट जगत, बहुत ही तार्किक है, लॉजिकल है। यहाँ सिर्फ गणित, मुनाफे और आंकड़ों की भाषा चलती है। लेकिन क्या अंततः ये पूरी दुनिया भी भावनाओं और महसूस करने के सिद्धांत पर ही नहीं टिकी है? 100% टिकी है। हम अक्सर खुद को ये विश्वास दिलाते हैं कि इंसान एक तार्किक प्राणी है जो भावनाएं भी रखता है। अच्छा, जबकि असलियत कुछ और है। बिल्कुल। न्यूरोसाइंस ये साबित कर चुका है कि इंसान एक भावनात्मक प्राणी है जो अपनी भावनाओं को सही ठहराने के लिए तर्क का सहारा लेता है। व्यापार चाहे वो जितना भी बड़ा हो, अंत में इंसानों के बीच का ही लेन देन है। यानी लॉजिक सिर्फ एक बहाना है। एक तरह से हाँ। जब कोई बड़ा निवेशक किसी कंपनी में पैसा लगाता है तो वो भी पहले उस कंपनी के विजन से भावनात्मक रूप से जुड़ता है और फिर स्प्रेडशीट देखकर अपने फैसले को सही साबित करता है। क्या बात है। राहुल ने जब काम आधे समय में हो जाएगा कहा तो उसने ग्राहक के दिमाग के उस हिस्से को छुआ जो थका हुआ था। उसने सहानुभूति जगाई। शब्दों का चुनाव महज व्याकरण सही करने का खेल नहीं है। ये सामने वाले के मन में ये विश्वास जगाने की कला है कि मैं तुम्हारी परेशानी समझता हूँ। जब कोई महसूस करता है कि उसे समझा जा रहा है तो प्रतिरोध की सारी दीवारें अपने आप गिर जाती हैं। ये एक बहुत ही खूबसूरत विचार है। प्रतिरोध की दीवारें गिर जाती हैं। और यही हमारी आज की इस चर्चा का सार भी है। राहुल की कहानी कोई मनगढ़ंत किस्सा नहीं, बल्कि ये उस हर इंसान की हकीकत है जो ये सोचता है कि उसका काम ही उसकी पहचान है। काम पहचान तो है, लेकिन उस पहचान को दुनिया तक पहुंचाने का पुल हमारे शब्द ही हैं। बिल्कुल।
सही शब्द सिर्फ एक कॉन्वर्सेशन या बातचीत का रुख नहीं बदलते, वे लोगों का नजरिया, उनकी अहमियत और कभी-कभी पूरी जिंदगी बदल कर रख देते हैं। और ये कौशल कोई जन्मजात प्रतिभा नहीं है, इसे सीखा जा सकता है। बस ये ध्यान रखने की जरूरत है कि अपनी दुनिया के चश्मे से बोलने के बजाय सुनने वाले की दुनिया के चश्मे से बात को आकार दिया जाए। एकदम सही। विक्रम जैसे लीडर उस आवाज को पहचानते हैं और राहुल जैसे लोग सही शब्दों से उस मौके को हकीकत में बदल देते हैं। इस पूरी कहानी ने शब्दों को देखने का नजरिया ही बदल दिया है। बिल्कुल बदल दिया है। तो चलिए इसी के साथ आज की इस बेहद रोचक और ज्ञानवर्धक चर्चा को हम समेटते हैं। लेकिन जाने से पहले ये एक सोचने वाली बात है जिस पर आगे विचार किया जा सकता है। वो क्या? जरा सोच कर देखिए, दुनिया भर में ऐसे कितने ही बेहतरीन आइडियाज होंगे, कितने ही शानदार समाधान और कितनी ही क्रांतिकारी खोजें सिर्फ इसलिए दम तोड़ देती होंगी क्योंकि उन्हें सही शब्दों का लिबास नहीं मिल पाया। बहुत ही गहरा सवाल है। कोई ऐसा समाधान जो शायद किसी बड़ी कंपनी को डूबने से बचा सकता था या किसी आम इंसान की बड़ी परेशानी हल कर सकता था, वो बस इसलिए फाइलों में बंद रह गया क्योंकि उसे समझाने का तरीका गलत था। बिल्कुल। शायद अगली बार जब कोई बात अनसुनी रह जाए, जब लगे कि कोई उस रेडियो फ्रीक्वेंसी को नहीं पकड़ पा रहा है, तो तुरंत अपने विचारों को गलत मानकर उन्हें बदलने की जरूरत नहीं है। शायद उस वक्त सिर्फ अपने शब्द बदलने की जरूरत हो। एकदम सही बात है। सभी सुनने वालों का इस गहराई भरी चर्चा में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि राहुल और विक्रम की इस कहानी और एक शब्द की ताकत के इस विश्लेषण ने संवाद को देखने का एक नया नजरिया दिया होगा। अगर आज का ये विश्लेषण पसंद आया हो तो लाइक करना और अपने विचार कमेंट सेक्शन में साझा करना न भूलें। हाँ, और इस चर्चा को उन सभी लोगों के साथ जरूर शेयर करें जिनके बेहतरीन विचार अक्सर अनसुने रह जाते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करें। बुक बातें में आगे भी ऐसे ही शानदार, ज्ञानवर्धक और सोच को चुनौती देने वाले कंटेंट के लिए ट्यून इन करते रहें। और ताज़ा अपडेट्स तुरंत पाने के लिए बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। अगली बार तक के लिए अपने शब्दों को ध्यान से चुनें, क्योंकि कौन जाने आपका एक सही शब्द कब पूरी कहानी बदल दे।